क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग लेक्चर नंबर 2। देखो बच्चों, पेज नंबर हमने जो आज लेना है वो है 55। यहाँ बंधुता एवं विवाह की बात होगी, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताओं की बातें होंगी। बॉक्सेस जो हैं उनको भी पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कुल किसे कहते हैं। बॉक्स में दिया गया है कि परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। कुल है, कुल 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 का मतलब टोटल तो होता है, लेकिन यहाँ कुल का मतलब है ख़ानदान। ठीक है, फैमिली, ख़ानदान। संस्कृत के ग्रंथों में कुल शब्द आया है, इसका मतलब होता है ख़ानदान। और जाति का मतलब होता है बांधवों के बड़े समूह, यानी जो रिलेटिव्स हैं पास के और दूर के, उन सब का जो समूह हुआ उसको जाति कहा गया। ठीक है, परिवारों के बारे में जानकारी 2.1 देखिए, पेज नंबर 55। यहाँ आपको पता चलेगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। हर परिवार की आकृति या आकार या साइज़ अलग अलग हो सकता है। किसी में ज़्यादा बच्चे होते हैं, किसी में कम होते हैं, और किसी में और भी रिलेटिव्स होते हैं। यानी परिवार का साइज़ अलग अलग होता है और अलग अलग काम होते हैं परिवार के सदस्यों के, और भी कई उनमें अंतर होते हैं। अच्छा, तो कई लोग ऐसे होते हैं परिवार के जो एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और एक साथ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो वो एक समूह के रूप में स्थापित रहते हैं और एक दूसरे के संबंधी कहलाते हैं। जाति समूह इसी को कहते हैं, जाति का समूह। जो खून के रिश्ते होते हैं वो यानी सगे वाले जो होते हैं, उनसे परिवार बनते हैं और पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा मजबूती के साथ आगे चलते हैं। लेकिन इसके अलावा दूर के रिश्तेदार भी होते हैं और उन संबंधों को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। कुछ रिलेशंस, कुछ समाज, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ दूर के संबंधियों में रिश्ते हो जाते हैं। मतलब किसी लड़के का उसके चाचा की लड़की से, ताऊ की लड़की से, मामा की लड़की से, फूफी की लड़की से शादी हो जाती है, और कुछ समाजों में नहीं होती। ऐसे समाज आज भी मौजूद हैं जहाँ मौसेरी, चचेरी वगैरह बहन को भी सगी बहन माना जाता है, और ऐसे भी समाज मौजूद हैं जहाँ उनमें आपस में शादी हो जाती है। तो ये तब भी था। ठीक, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये पता चलता है हमें कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो सभी तरह के उनके रिलेशंस की स्टडी करते हैं और तब कोई निर्णय निकालते हैं, तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और इसके लिए उन्हें उस ज़माने के लोगों की सोच के बारे में भी स्टडी करनी होती है कि वो क्या सोच रखते थे। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श देखिए 2.2 में। पितृवंशिकता क्या होती है, मातृवंशिकता क्या होती है, समझ लीजिए। पितृवंशिकता का मतलब है पिता के वंश का सिस्टम, यानी पिता है, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, बेटा बेटा बेटा, इस तरह से सिलसिला चलेगा, उसे हम कहेंगे पितृवंशिकता। और अगर कोई माता की तरफ से किसी का सिलसिला चलता है तो वो माँ है, उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, इस तरह से चलता रहेगा सिलसिला। तो ये मातृवंशिकता होती है, लेकिन ज़्यादातर पितृवंशिकता चलती थी और आज भी चलती है। महाभारत की बात करें हम तो जो दो पार्टीज़ हैं, दो ग्रुप्स हैं, कौरव और पांडव, उनमें जो झगड़ा हुआ वो क्यों हुआ? ज़मीन और पावर को लेकर, राज्य को लेकर और हुकूमत को लेकर झगड़ा हुआ था ना। तो वैसे ये दोनों ही कुरु वंश के थे, यानी एक ही ख़ानदान के थे जी। कौरव और पांडव एक ही ख़ानदान के थे, कुरु वंश के थे, और एक ही जनपद पर इनके वंश का शासन था। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो पिछले चैप्टर में फर्स्ट मैप देखिएगा। अच्छा, तो इन लोगों में जो झगड़ा था, जो संघर्ष था, वो आगे चलकर युद्ध बन गया और युद्ध बड़े भयंकर रूप में हुआ और पांडव जीते। और उसके बाद पितृवंशिक सिस्टम और भी मजबूती के साथ लागू हो गया। लेकिन ये पितृवंशिकता का सिस्टम जो था वो महाभारत के लिखे जाने से पहले भी चलता था, मगर महाभारत की जो कथा वस्तु है उससे और मजबूती मिल गई इस सिस्टम को। और पिता के मरने के बाद उसका बेटा उसके संसाधनों पर, उसके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों पर, और अगर वो राजा है उसका फादर, तो राज्य पर काबिज़ होने लगा। मजबूती के साथ ये नियम चल पड़ा। ज़्यादातर जो ख़ानदान थे राजाओं के, वो इस सिस्टम को फॉलो करते थे, पितृवंशिकता सिस्टम को मानते थे। लेकिन कुछ इसके एग्जेप्शंस भी थे, यानी कहीं कहीं नहीं भी माना जाता था। पेज नंबर 56 पे आइए, 56 पर आइए, तो आपको एक मैप मिलता है ऊपर की तरफ। उसमें कुरु पांचाल क्षेत्र और उसके आसपास के स्थान दिखाए गए हैं। इन स्थानों का अध्ययन कर लीजिए, इनकी लोकेशन समझ लीजिए। अगर मैप आ गया एग्ज़ाम में तो आप दिखा पाएंगे, समझ पाएंगे कहाँ क्या है। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि पितृवंशिकता तो चल रही है लेकिन किसी का पुत्र ही नहीं है, लड़का है ही नहीं, लड़कियां हैं, तो क्या होगा?
तो ये होता था कि मान लीजिए अगर राजा है, मर गया, उसके बेटे नहीं हैं, तो उसका भाई अगर है तो वो राजा बन जाता था, उत्तराधिकारी हो जाता था। और आम लोगों में भी यही होता था कि पिता के मरने के बाद अगर लड़कियां हैं, केवल लड़के हैं ही नहीं उसके, तो लड़कियों को नहीं बनाया जाता था, बल्कि जो मर गया उसके भाई को बना दिया जाता था। इस तरह से भी होता था। अगर भाई भी नहीं है तो कोई और रिश्तेदार बन जाता था। इस तरह से ये सत्ता, ये जो उत्तराधिकार का सिस्टम था, ये चल रहा था। लेकिन इसके भी अपवाद थे, एग्जेप्शंस थे। प्रभावती गुप्त के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्रभावती गुप्त, है ना, तो वो एक महिला थी, स्त्री थी, और उसने सत्ता का उपभोग किया, यानी वो हुकूमत चलाई उसने। तो इस तरह के एग्जेप्शंस भी मौजूद हैं, अपवाद भी मौजूद हैं। आगे चलिए। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि पितृवंशिकता के सिस्टम को राजा लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, क्योंकि हर इंसान जो है वो धर्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और ऋग्वेद में कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें इस सिस्टम को समर्थन दिया गया था, सपोर्ट किया गया था। किस सिस्टम को? पितृवंशिकता को। और इसको उससे पहले से फॉलो किया जा रहा था, यानी महाभारत के लिखे जाने से पहले और ऋग्वेद के काल से, वैदिक काल से इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। ऋग्वेद में एक मंत्र है, अब देखिए हेडिंग है बॉक्स की, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ एक मंत्र दिया गया है, मंत्र नहीं बल्कि उसका अर्थ है, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद दिया गया है। और ये मंत्र जो ऐसा है, इसके बारे में माना जाता है कि ये शायद 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में जोड़ा गया था। और वो मंत्र जो है वो शादी में पंडित जी जो होते हैं वो पढ़ते थे, और आज भी शादियों में पढ़ा जाता है। और उसका अर्थ यहाँ दिया गया है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। ये कौन कह रहा है? ये पंडित जी खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पिता की तरफ से मंत्र पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, पिता ये कह रहा है कि मैं अपनी पुत्री को अपने घर की जिम्मेदारियों वगैरह से आज़ाद करता हूँ, लेकिन अब ये वहाँ की जिम्मेदारी संभालेगी। वहाँ की कहाँ की? लड़के के घर की, यानी अपनी ससुराल की। और वहाँ एक अच्छा जीवन गुजारने की कोशिश करेगी और जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाएगी। और इंद्र के अनुग्रह से इसके अच्छे अच्छे बेटे हों, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और पति का प्रेम मिले, सौभाग्यवती हो, ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं। इंद्र की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि इंद्र उस ज़माने में मुख्य देवता थे, और इंद्र 3 चीज़ों के देवता माने जाते थे। एक तो बहादुरी के, दूसरे युद्ध के, और तीसरे बारिश के। इसलिए इंद्र का नाम इस मंत्र में आ रहा है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 57 यानी 57 पर जब आते हैं तो यहाँ हेडिंग है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यानी अपने अपने लोगों में ही आपस में ही लड़ाई क्यों हो गई। अपने लोग मतलब कौरव और पांडव, इनमें क्यों झगड़ा हुआ? फिर झगड़ा वो जो था आगे चलकर बन गया युद्ध, क्यों हुआ? इसको आप पढ़िए, इस बॉक्स को आप पढ़ेंगे, मैं समझाता हूँ अभी, लेकिन आप दोबारा पढ़ेंगे इसको। और पढ़ने के बाद जो साइड में छोटा सा बॉक्स है उसमें आपके लिए कुछ काम दिया गया है, उसको पढ़कर इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, इसको डिस्कस करता हूँ। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के बेटे थे, ये आप जानते हैं, और पांडव उनके बांधव जन थे, ये भी आप जानते हैं। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, यानी कि उनको नज़र नहीं आता था, उनकी आँखों में रोशनी नहीं थी, ये भी आप जानते हैं। और उनकी इस नेत्रहीनता की वजह से उनके अनुज जो थे, अनुज कौन होता है? अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, जो बाद में जन्मा हो, अनुज। ठीक है, अनुज कहते हैं। तो उनके छोटे भाई थे पांडु, वो हस्तिनापुर के राजा बन गए, लेकिन पांडु की डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि सभी राजकुमार जो थे वो छोटे थे, अल्पवयस्क थे, नाबालिग थे, बच्चे थे। तो बच्चों को तो राजा नहीं बना सकते थे ना, इसलिए मजबूरन नेत्रहीन धृतराष्ट्र को ही राजा बनना पड़ा। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको इंटरेस्ट आने लगा, राजकार्य की तरफ उनका ध्यान जाने लगा। मगर जो उस हस्तिनापुर नगर के लोग थे, आम लोग थे, वो पांडवों को ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा उन्हें अच्छा मानते थे, और कौरवों को कम पसंद करते थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि कौरव जो थे वो पांडवों के मुकाबले कम योग्य थे और कम सदाचारी थे। यानी पांडव जो थे वो बहुत काबिल बच्चे थे, अच्छे लोग, अच्छे इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज़ थे और सदाचारी थे, यानी अच्छा आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, मैनर्ड थे, कल्चर्ड थे, सिविलाइज्ड थे। उनके मुकाबले ज़्यादा, पांडवों के मुकाबले ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, और इस तरह से वो ज़्यादा पसंद किए जाने लगे पब्लिक के द्वारा। तो इस कारण इनको जलन हुई। किसको? कौरवों को। और कौरवों में ख़ास तौर से दुर्योधन को बड़ी जलन हुई
वो अपने फादर के पास गया, बोला कि हे भूपति, यानी हे भू के पति, पति माने मालिक, भू माने ज़मीन, हे ज़मीन के मालिक, यानी हे इस राज्य के स्वामी, इस राज्य के मालिक यानी राजा जी, आप में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप अल्प कि नेत्रहीन है, तो इसकी वजह से आपको हक़ नहीं था शासन करने का, लेकिन फिर भी आप शासन करने लगे, सिचुएशंस ऐसी बन गई, ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। लेकिन अब अगर पांडव जो हैं वो पांडु से विरासत वाले नियम के अनुसार अगर राजा बन जाते हैं, फिर तो उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ये सिलसिला चलता रहेगा और वही राजा बनते रहेंगे, यानी पांडवों का ही राज हुकूमत चलती रहेगी। हम तो साइड में हो गए, हमें क्या मिलेगा, हम तो क्षुद्र समझे जाएंगे, छोटे मोटे समझे जाएंगे, हमारी तो कोई इज्जत होगी नहीं, राजा तो ये बन जाएंगे। ये क्या सिस्टम है, ये क्या हो रहा है? इस तरह से उसने आपत्ति अपनी दर्ज की। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सच नहीं है। तो अगर हम ये मान भी लें कि ये सारी बातें वर्ड बाय वर्ड सच नहीं हैं, तो भी इतना तो अंदाज़ा हो गया कि जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा था उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या सोचते थे, ये अंदाज़ा तो हो जाता है ना। अच्छा जी, 2.3 में विवाह के नियम आते हैं। शादी के क्या नियम थे, क्या तरीक़े थे, इसको देख लीजिए। यहाँ पहले हम 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इन जो बॉक्सेस हैं इनको, और जो बीच बीच में इन्फॉर्मेशन आती है चैप्टर में, उनको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करते चला करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये सब कुछ। MCQs में भी इनसे बड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं विवाह के प्रकारों वाले छोटे बॉक्स में, तो इनको समझ लीजिए। MCQs में आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। अंतर्विवाह क्या होता है? अंतर्विवाह यानी अंदर का विवाह, यानी अपने ही गोत्र में, अपने ही समूह में, अपने ही कुल में, अपने ही कास्ट में, या अपने ही शहर, नगर, गांव वगैरह में बसने वाले लोगों के बीच में शादी करना अंतर्विवाह कहलाता है। और इसके बाहर शादी करना बहिर्विवाह कहलाता है, यानी गोत्र से बाहर, नगर से बाहर, अपने ख़ानदान से बाहर, ठीक है, अपनी जाति से बाहर, बहिर्विवाह कहलाता है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? जिस आदमी की बहुत ज़्यादा पत्नियाँ हों, एक से ज़्यादा पत्नियाँ हों, तो उसे कहेंगे कि ये बहुपत्नी सिस्टम को मानता है। बहुपत्नी प्रथा में एक पति की कई पत्नियाँ होती हैं, और बहुपत्नी प्रथा में एक से ज़्यादा पत्नियाँ, और बहुपति में एक से ज़्यादा पति होते हैं एक औरत के। ये आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन होता भी था, एग्जाम्पल्स इतिहास में मौजूद हैं। तो बहुपति प्रथा भी चलती थी कुछ जगहों पर। अच्छा जी, विवाह के नियमों वाले पॉइंट को देखिए, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि हालांकि ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए लड़के इम्पोर्टेंट थे और लड़कियों को अलग रखा जाता था, उनको प्रॉपर्टी में भी पिता द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलता था, और अपने गोत्र से बाहर उनकी शादी कर देनी होती थी। ये सब तो होता था, लेकिन इसके अपवाद भी थे। अच्छा, ये जो बाहर विवाह कर देने वाली बात आपको समझा दी, बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है, बहिर्विवाह सिस्टम, ठीक है। और इसको फॉलो किया जाता था, ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते थे। बस देखिए, नई नई वहाँ आबादियाँ बन जाती थीं, बस्तियाँ बस रही थीं, लोग व्यापार के सिलसिले में या किसी काम धंधे के सिलसिले में इधर से उधर जा रहे थे और कहीं कहीं जाकर बस रहे थे। तो अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी परंपराओं को, अपने पहनावे को, अपने खान पान, अपने व्यवहार को लेकर इधर से उधर जाते थे। तो इंटरेक्शन होता था, विचारों का भी आदान प्रदान होता था। तो इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ते थे। पेज नंबर 58 पे आ जाते हैं। यहाँ विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं और भी काफ़ी कुछ दिया गया है। इसको यहाँ तक पढ़ लेते हैं और इसको फिर ख़त्म करेंगे। इसमें देखिए, ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने समाज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे। वो ख़ुद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और समाज के दूसरे लोगों को भी उनको फॉलो करना होता था, पाबंदी के साथ। अच्छा जी, लेकिन इसका अपवाद भी मिलता है, इसके ख़िलाफ़ भी कई लोग चले जाते थे, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। 500 ईसा पूर्व से उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा जाने लगा, उनको कलेक्ट करके किताबों में लिखा जाने लगा। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की बात आती है। देखिए, 2 ग्रंथों के नाम आ रहे हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, इनमें नियमों को लिखा गया, रूल्स को लिखा गया। एक इम्पॉर्टेंट किताब का नाम आ रहा है मनुस्मृति। मनुस्मृति, इसको 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच कलेक्ट किया गया, संकलित किया गया, यानी इसको तैयार किया गया। अब देखिए, ये पूरा जो पीरियड है ये 400 साल का बनता है। मनुस्मृति की रचना 400 सालों में हुई, तो एक आदमी ने तो लिखी नहीं, विद्वान अलग अलग समय पर इसमें चीज़ें ऐड करते रहते थे, विद्वान होते रहते थे, इसमें अपना लेखन करते थे। तो इस तरह से नियमों की एक पुस्तक बनी मनुस्मृति।
अच्छा जी, ब्राह्मण जो लेखक होते थे वो ये मानते थे कि वो जो समझ रहे हैं, वो जो मान रहे हैं, वो सारी दुनिया समझ रही है, सारी दुनिया मान रही है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण मानते थे अपने नज़रिए को। और हम जो वो ये मानते थे कि हमने जो नियम बनाए हैं वो सारी दुनिया के लिए उचित हैं, मुनासिब हैं, सबको ये मानने चाहिए, और लोग मानते भी थे। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग भी थी। कई लोग इसको नहीं भी मानते थे, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान रहना चाहिए। अच्छा साहब, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो सार्वभौमिक तो नहीं था वही सिस्टम। देखो, कोई किसी एक की विचारधारा, किसी एक की थॉट सारी दुनिया की थॉट हो, ये ज़रूरी तो कभी भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो किताबों की बात की मैंने, ग्रंथों की, उनमें 8 तरह की शादियों का जिक्र है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार उनमें से उत्तम माने जाते हैं, यानी अच्छे माने जाते थे। बाकी 4 प्रकार ऐसे थे जिनको निंदित माना गया है, मतलब उनको अच्छा नहीं माना गया। तो जो अच्छे नहीं माने गए वो आपकी किताब के इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और वो सिस्टम थे जो उन समुदायों में फॉलो किए जाते थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे। वो थोड़े से मतलब सुनने में भी अच्छे नहीं लगेंगे आपको, इसलिए उनको छोड़िए, सिलेबस में वो नहीं है, उनकी बात नहीं करता मैं। जो सिलेबस में हैं उनकी बात करता हूँ। और वो लेफ़्ट साइड में जो आपके बॉक्स है पेज नंबर 58 पर, 58 पर, उसको देखिए, उसमें दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 दिया गया है, जो मनुस्मृति के 8 प्रकार जो वहाँ दिए गए हैं, उनमें से पहला वाला, चौथा वाला, 5वां और छठा, ये 4 प्रकार यहाँ दिए गए हैं। इनको पढ़िए और इसमें नीचे छोटे से बॉक्स में जो आपसे कहा जा रहा है उसको भी फॉलो कीजिएगा, पढ़िएगा और उस पर अमल करिएगा। जो 4 प्रकार थे उनको समझ लीजिए। पहला सिस्टम जो था वो कन्यादान का था। उसमें क्या होता था कि लड़की का फादर अपनी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़ों, अच्छे सामान, जेवरों वगैरह के साथ अपने दामाद, होने वाले दामाद को, यानी वर को, दूल्हा को दान करता था, कन्यादान करता था। अच्छा, वर वेदज्ञ होना चाहिए था। वेदज्ञ मतलब वेद का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, यानी काबिल, पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल होना, नॉलेज मतलब नॉलेज वाला होना चाहिए था बंदा, वेदों का ज्ञाता, वेद उसने पढ़े हों, ये देखा जाता था। और सेकंड नंबर पर जो शादी का तरीक़ा यहाँ दिया गया है, जो कि मनुस्मृति में चौथे नंबर पर है, वो है कि जो फादर होता था लड़की का, वो लड़की और लड़के को एड्रेस करता था, संबोधित करता था और ये कहता था कि तुम एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। इसके बाद वो कन्या का दान करता था और दूल्हा का सम्मान करता था, जो भी देना दिलाना है दूल्हा को देता था और कन्यादान करता था। तीसरे नंबर पर जो तरीक़ा लिखा है शादी का, वो वहाँ मनुस्मृति में 5वें नंबर पर दिया गया है। वो ये था कि लड़के को, यानी दूल्हा को, दुल्हन तब मिलेगी जब वो दुल्हन को, उसके सभी रिश्तेदारों को अपनी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दे, धन दौलत, सामान, चीज़ें जो भी देना है दे, पहले अच्छी तरह गिफ्टिंग कर दे, सबको अच्छे अच्छे सामान दे दे, उसके बाद कन्यादान होगा। तो एक ये भी सिस्टम था। चौथे नंबर पर जो है विवाह का प्रकार, शादी का सिस्टम, वो मनुस्मृति में 6ठे नंबर पर है। और वो ये था कि जो लड़का लड़की थे वो अपनी मर्ज़ी से आपस में मिल जाते थे, संयोग कर लेते थे और उसके बाद शादी हो जाती थी। तो ये 4 सिस्टम दिए गए। इस सब को अच्छी तरह दोबारा पढ़िएगा, इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। चैप्टर सामने रख लिया करें खोल कर, तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं रख पाते हैं तो इस ऑडियो को 1-2 बार, 2-3 बार सुन लिया करिए, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगेंगी। किताब रख कर पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करते रहा करिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द आ रहा हूँ लेकर इसका अगला पार्ट। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी मैं तैयार कर चुका हूँ, उनके लेक्चर्स भी ज़रूर सुनिए। अगले चैप्टर्स भी तैयार करने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपकी डिमांड आएगी मेरे पास तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस ऑडियो को, इस वीडियो को, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की तैयारी कीजिए। ओके, बाय बाय।